हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ पॉइंट। आज हम लोग दिसंबर महीने 2025 यानी कि 2025 के दिसंबर महीने के जो डिफेंस और साइंस टेक में होने वाले करंट अफेयर्स के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, हम आज उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लेट ज़रूर है, हम लोगों ने ये नई सीरीज शुरू करी है तो रिकॉर्डिंग्स में थोड़ी सी दिक्कत आती है ना। तो ये वीडियो लेट ज़रूर है लेकिन ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है और आप लोगों के एग्जाम्स में, चाहे वो आप PCSJ का एग्जाम दे रहे हो, HJS का एग्जाम दे रहे हो या क्लैट का एग्जाम दे रहे हो, तीनों जगहों पर या कहीं पर भी जहां पर भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है वहां के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहां से क्वेश्चंस आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। हम लोग लॉ पॉइंट में क्लैट, PCSJ, HJS की कोचिंग देते हैं। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा लॉ पॉइंट का व्हाट्सएप चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, विच इज एब्सोल्युटली फ्री। आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मेरा नाम ऋषिराज त्यागी है। आप लोग मुझे इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं अगर आप लोग हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं या डेमो क्लासेस बुक करना चाहते हैं। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग दिसंबर महीने के डिफेंस के ऊपर कि डिफेंस के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें घटी दिसंबर 2025 महीने में। ठीक है, तो एक ये आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है? ये ब्रह्मोस मिसाइल है। ठीक, तो ब्रह्मोस मिसाइल के लिए एक प्रिजन लैंड है केरला के अंदर, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा था कि क्या वहां पर ब्रह्मोस फैसिलिटी डेवलप की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या किया है, उसको क्लियर कर दिया है। क्या कहा है कि उस लैंड को ब्रह्मोस फैसिलिटी की तरह यूज किया जा सकता है। तो क्या लैंड है? नेट्टू कल्लेथेरी ओपन प्रिजन है, ब्रह्मोस एरोस्पेस त्रिवेंडम लिमिटेड के अंदर। यहां पर क्या होगा? ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जाएगी। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल आप लोगों को पता ही है कि ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रशिया का जॉइंट डेवलपमेंट है, एक तरीके से जॉइंट वेंचर है दोनों कंट्रीज का। तो ब्रह्मोस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम इसको अब एक्सपोर्ट भी करते हैं। ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जिसको ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने फिलीपींस को एक्सपोर्ट किया। ठीक है, फिलीपींस को एक्सपोर्ट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ रही है या हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ रहा है या फिर हमारा जो डिफेंस का बजट है उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा डिफेंस बजट के डेफिसिट में थोड़ा सा कम कर पा रहे हैं, है ना। क्योंकि हमारा डिफेंस का बजट बहुत ज्यादा होता है। अब उसको कम करने के लिए, डिफेंस का बजट अगर ज्यादा होता है तो नेचुरली हम लोगों का क्या ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है। क्योंकि अगर हम बाहर से डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदते हैं तो हम लोगों को बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है, चाहे वो रफाल हो, चाहे वो अमेरिका से खरीदा हुआ तेजस का इंजन हो, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों को बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट में जाना पड़ता है। अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग इंडिया में बनाकर ब्रह्मोस को बाहर बेच रहे हैं। तो फिलीपींस को बेचने का मतलब सिर्फ इतना सा ही नहीं है, वहां पर जो चाइना का इंक्रीजिंग डोमिनेंस है इन इंडो पैसिफिक रीजन, तो उसको भी काउंटर करना फिलीपींस एकदम, जो 9 डैश लाइन है चाइना की, जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, मैंने आप लोगों को मैप पे भी दिखाया था। तो जो 9 डैश लाइन है वो बिल्कुल फिलीपींस के जो UN क्लॉज के अंदर उसके अधिकार है सी के ऊपर, उनको इन्फ्रिंज करते हुए बिल्कुल उसकी बाउंड्री से लग के जाता है 9 डैश लाइन। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या हुआ है। ठीक है, तो पहली फैसिलिटी याद रखेंगे कहां पर है? लखनऊ ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो कि मई 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर ये काम करती है। तो ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया की ब्रह्मपुत्रा और रशिया की मॉस्कवा रिवर के ऊपर, यानी कि इन दोनों रिवर्स के नामों को मिला के ब्रह्मोस नाम रखा गया। ठीक है, DRDO ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड किस जॉइंट वेंचर है, किस किस का? DRDO का और NPO मशीनो स्ट्रोएनिया, NPO मशीनो स्ट्रोएनिया
रशियन नेम्स थोड़े से मुश्किल होते हैं जो मेरे को लेने के लिए बड़ी दिक्कत होती है, टंग ट्विस्टर्स की तरह है मेरे लिए, ठीक है ना। टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं। अच्छा, ये एक बड़ी स्पेशल मिसाइल है, हम लोग और मिसाइल्स के साथ भी इसका अभी देखेंगे कि किस तरीके की कंपैरिजन अगर हम लोग करें दूसरी मिसाइल्स के साथ, बाकी जो हमारी मिसाइल्स है, ठीक है। तो लॉन्च पैड लैंड बेस्ड, सी बेस्ड, एयर बेस्ड, यानी कि इसको कहीं से भी, लैंड से, सी से, सबमरीन के अंदर से या शिप के अंदर से या एक प्लेन से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है, लैंड से भी लॉन्च किया जा सकता है। अभी हम लोगों ने फोटो में भी देखा था कि किस तरीके से ये काफी छोटा सा है और एक ट्रक के पीछे इंस्टॉल हो जाता है ना। तो हम लोग इसको कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, ये इसकी एक खासियत है। और ये कौन सी मिसाइल है? ये क्रूज मिसाइल है, ठीक है। क्रूज मिसाइल क्या होता है उसको भी अभी हम थोड़ा सा समझेंगे, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में अंतर क्या है, ठीक है। अभी आते हैं उस पर भी। उसके अलावा देखिए, ये आईएनएस यानी कि जो नाविक है हमारा, नाविक यानी कि नेविगेशन ऑफ इंडियन, नेविगेशन थ्रू इंडियन कॉन्स्टलेशंस। तो जो हमारी 7 सैटेलाइट्स हैं आईएनएस की, उसके अंदर जो डिफेंस वाली सैटेलाइट्स है वो अभी काम करती हैं। जो सिविलियंस के लिए जो सैटेलाइट है फॉर नेविगेशन एंड अदर सर्विसेज, वो अभी सर्विस अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये नाविक पे और रशिया के ग्लोनास, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इन दोनों के ऊपर काम करती है। लोकेशन यानी कि ये किस तरह की मिसाइल है? लॉन्च एंड फॉरगेट, लॉन्च एंड फॉरगेट क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल का एक ये फायदा होता है कि ये रेडार के कैच में नहीं आती, बड़े आसानी से रेडार को बाईपास कर जाती है, ठीक है। तो रेडार में नहीं आएगी। लॉन्च एंड फॉरगेट यानी कि जिस पे आपने निशाना लगाया है, जहां पर निशाना लगाया, प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए इसको यूज में लाया जाता है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट मैंने आप लोगों को बताई थी कि हम लोग फिलीपींस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंडोनेशिया से अभी बात चल रही है कि उसको भी हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और बाकी मिसाइलें देखें तो प्रलय है, अग्नि है, निर्भय है। ये हमारी लैंडमार्क मिसाइल्स, यानी कि बहुत जो हमारे इंडिया के डिफेंस सिस्टम को बूस्ट करती है, वो वाली मिसाइल्स है, ठीक है। इनको थोड़ा सा देखेंगे कि कैसी कैसी मिसाइल्स हैं। ये ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। प्रलय कैसी है? टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, ये क्वासी बैलिस्टिक है, पूरी तरीके से बैलिस्टिक नहीं है। अग्नि कौन सी है? अग्नि है स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल, ये है हाइपरसोनिक, ये है हाइपरसोनिक मैक 6-7। मैक 6-7 स्पीड का क्या मतलब है कि ये साउंड की रफ्तार से, साउंड की जो स्पीड है उसकी स्पीड से 6-7 गुना ज्यादा स्पीड से चलती है, ठीक है। ये हाइपरसोनिक है, ये सबसोनिक है। ये सबसोनिक यानी कि साउंड की स्पीड से थोड़ा कम, 0.7। अगर साउंड की स्पीड 1 है तो ये 0.7 की स्पीड से चलेगी, ठीक है। ये भी मैक 2.8, ब्रह्मोस जो है मैक 2.8 से 3, यानी कि साउंड की स्पीड से लगभग 3 गुना की स्पीड से चलती है ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक। अब सुपरसोनिक क्या होती है, बैलिस्टिक क्या होती है? 2 तरीके की मिसाइल्स होती हैं, ठीक है। वो मैं भी आप लोगों को समझाऊंगा। पहले इनके अंतर देख लेते हैं क्या क्या है। फ्लाइट पाथ लो एल्टीट्यूड में एटमॉस्फेयर के अंदर रहती है, क्वासी बैलिस्टिक है, ये भी एटमॉस्फेयर के अंदर रहती है। अग्नि जो है एक्सो एटमॉस्फेयर है, यानी कि एटमॉस्फेयर के बाहर जाती है और फिर एटमॉस्फेयर के अंदर री एंट्री करती है। ये टेरेन हगिंग है, निर्भया। टेरेन हगिंग यानी कि बिल्कुल जमीन से सट के, बहुत ज्यादा हाइट नहीं लेती है। अगर रास्ते में कोई पहाड़ भी आता है या कोई बिल्डिंग आती है तो उसको भी इस तरीके से डॉज करके जा सकती है, ठीक है। एक्यूरेसी वेरी हाई स्ट्रेटेजिक लेस। ये जो अग्नि मिसाइल है ना, ये वैसे बॉर्डर पे लड़ने के लिए है, तो इसकी प्रिसीजन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बाकी सबकी बहुत ही हाई प्रिसीजन है। आईएनएस, ग्लोनास, जीपीएस, सब ये वाले रेडार सिस्टम ब्रह्मोस में इस्तेमाल होते हैं। आईएनएस और एडवांस गाइडेंस प्रलय इस्तेमाल करता है। आईएनएस स्टेलर गाइडेंस अग्नि इस्तेमाल करता है। आईएनएस टेरकॉम निर्भय इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब देखते हैं कि थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करेंगे कि बैलिस्टिक क्या होता है और क्रूज मिसाइल क्या होता है। बैलिस्टिक मिसाइल होती है, जैसे मान लीजिए मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट को क्या करना है, बी पॉइंट के ऊपर मुझे हमला करता है, मुझे मिसाइल मारनी है। तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या करेगी, मैं यहां से मारूंगा, ये पहले एटमॉस्फेयर के बाहर जाएगी। मान लीजिए ये एटमॉस्फेयर है,
ये पहले एटमॉस्फेयर के बाहर जाएगी और फिर वापस आएगी और इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी। ये एक हाइपरबोलिक पाथ पे चलेगी, यानी कि एक बार फायर कर दी तो जो बी डिसाइडेड है ना, जो पॉइंट डिसाइडेड है ये सीधा वहां पर जाएगी, इधर उधर नहीं जाएगी। ठीक है, एक बार छोड़ दी तो हम इसका पाथ चेंज नहीं कर सकते। अनलाइक क्रूज मिसाइल कैसे होती है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ऐसे जाएगी, ये ज्यादा हाइट नहीं लेती, ये ज्यादा हाइट ना लेने की वजह से रडार के कैच में नहीं आती, तो ये नीचे नीचे जाती है और फिर यहां पे जाके अटैक कर सकती है। ठीक है, ये रास्ते में अपना पाथ बदल सकती है। टेरेन हगिंग यानी कि जिस तरह का टेरेन होगा, बिल्डिंग है, पहाड़ है, तो बिल्डिंग और पहाड़ के ऐसे जाएगी वो और सीधा प्रेसिजन स्ट्राइक करेगी। ठीक है, तो ये अंतर होता है बैलिस्टिक, ये होती है बैलिस्टिक और ये होती है क्रूज। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक ये देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, मिलिट्री प्रेजेंस इन लक्षद्वीप टू इंक्रीज विद न्यू नेवल डिटैचमेंट। अब ये नेवल डिटैचमेंट या आर्मी डिटैचमेंट या एयरफोर्स डिटैचमेंट क्या होते हैं? वैसे तो आर्मी के बेसिस बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना, लेकिन डिटैचमेंट क्या होता है, छोटे बेस को डिटैचमेंट बोलते हैं, एक यूनिट का होता है ये। ठीक है, तो लक्षद्वीप के अंदर, लक्षद्वीप आप लोगों को पता ही है कि इंडियन ओशन के अंदर पड़ता है और अरेबियन सी के अंदर है, और जो इंडियन ओशन है ये क्या है, यहां से बहुत ज्यादा ट्रेड होता है। तो एक तो ट्रेड के लिए हमने वहां पर लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, यानी कि ग्रेट निकोबार आइलैंड, वहां पर हम लोग क्या बना रहे हैं, वहां पर हम लोग ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसकी डिटेल्स हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। लेकिन इधर पढ़ते हैं हमारे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप पे हम लोग क्या बना रहे हैं, नेवल डिटैचमेंट और अपने एयरफोर्स को भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। एयरफोर्स का पहले से ही अगत्ती के अंदर बेस है। ठीक है, तो अगत्ती के अंदर जो बेस है, ये याद रखेंगे कि अगत्ती कोरल एटॉल है, वहां पर कोरल एटॉल काफी फ्रेजाइल होते हैं और ये थोड़ी सी एक्टिविटी से भी ये डैमेज हो सकते हैं, मर सकते हैं। ठीक है, तो कोरल रीफ्स को बचा के रखते हुए वहां पर किस तरीके से हम अपनी प्रेजेंस बढ़ाएं, इसके लिए हमने क्या किया है, डिटैचमेंट्स का यूज किया है, यानी कि छोटे छोटे वहां पर हमने अपने बेसिस बनाए हैं, आर्मी के नहीं, नेवी के और एयरफोर्स के। तो बित्रा आइलैंड है जो सदर्न नेवल कमांड के अंदर आता है, यहां पे हम लोग बना रहे हैं क्या, नेवल बेस। और उसके अलावा मिनिकॉय आइलैंड जो सदर्न मोस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप का, उसके ऊपर हम लोग अपना एयर बेस बना रहे हैं, अगत्ती एयर बेस को एडवांस कर रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप लोगों से ये तीनों आइलैंड पूछे जा सकते हैं, अगत्ती आइलैंड, मिनिकॉय तो देखिए यहां पर दिख गया, मिनिकॉय सदर्न मोस्ट आइलैंड है, अगत्ती आइलैंड ऊपर पड़ेगा, ये रहा अगत्ती आइलैंड आप लोगों का, और एक आइलैंड और है बित्रा आइलैंड। ठीक है, इसको याद रखेंगे तीनों आइलैंड्स को। बित्रा आइलैंड पे नेवल बेस बना रहे हैं। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता ही है कि चाइना की बढ़ती हुई प्रेजेंस इंडो पैसिफिक के अंदर, और इंडिया क्या है, इंडिया इज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन इंडो पैसिफिक रीजन, ताकि दुनिया का ट्रेड अच्छे से चलता रहे और यहां पर लॉ बेस्ड क्या हो, लॉ बेस्ड नियम चले। ठीक है, एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हुई थी और ये भी अरेबियन सी के अंदर हुई, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरेबियन सी और इंडियन पैसिफिक के अंदर हम लोगों की प्रेजेंस को बढ़ाता है। ठीक है, ये कौन सी है, डेजर्ट नाइट, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेजर्ट नाइट किस किस के बीच में होती है, इंडिया, यूएई और फ्रांस, इंडिया, यूएई और फ्रांस के बीच में होने वाली डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज। ठीक है, कहां पर हुई थी, अरेबियन सी में। उसके अलावा सूर्य किरण 19 एक्सरसाइज, 19th एडिशन
सूर्य किरण का, इंडिया नेपाल वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है। और ये पिथौरागढ़ में हुई थी इस साल। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में फॉरेन ट्रेनिंग नोड है, उसके अंदर ये एक्सरसाइज हुई थी। एनुअली होती है और एक साल नेपाल में होती है, एक साल इंडिया में होती है, एक साल नेपाल में, एक साल इंडिया में होती है, ऐसे होती है। ठीक है, तो रीजनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को कहीं भी एग्जाम में परेशान कर सकता है, तो प्लीज इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। तो ये एक परमवीर दीर्घा बनाई गई है, कहां पर? राष्ट्रपति भवन के अंदर। ठीक है, राष्ट्रपति भवन के अंदर, जो पहले एड्स डी कैंप के नाम से जानी जाती थी, जहां पर 96 ब्रिटिश एरा एडीसीज की फोटोज थी, और उसको हटाकर अब 21 जो परमवीर चक्र अवॉर्डीज हैं। परमवीर चक्र क्या है? हाईएस्ट अवार्ड ऑफ मिलिट्री में हाईएस्ट अवार्ड जो है वो परमवीर चक्र है। तो 21 जो परमवीर चक्र अवॉर्डीज हैं उनकी फोटोज लगाई गई हैं, और इस दीर्घा का नाम, इसका नाम रखा गया है परमवीर दीर्घा। याद रखेंगे। इससे जुड़ा हुआ कुछ और सिंबॉलिक नाम चेंज किए गए जो पिछले कुछ समय से, उनको और देख लेते हैं। ये आप लोगों के लिए रिवीजन की तरह हो जाएगा। जो लोग पहले से क्लास करते आ रहे हैं उन लोगों के लिए रिवीजन है ना। राजपथ का नाम बदल के क्या किया है? कर्तव्य पथ। रॉस आइलैंड का नाम बदल के क्या किया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील आइलैंड का शहीद द्वीप। हेवलॉक आइलैंड का स्वराज द्वीप। पोर्ट ब्लेयर का श्री विजयपुरम। 21 आइलैंड्स अंडमान निकोबार के अंदर, जो अंडमान से लेकर निकोबार तक 21 आइलैंड है, उनका भी नाम चेंज करके किनके नाम पे रखा गया है? जो 21 परमवीर चक्र अवॉर्डीज हैं उनके नाम पे रखा गया है। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन का नाम बदल के क्या किया गया है? अमृत उद्यान किया गया है। ठीक है, और इंडियन नेवी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे नाम आप लोगों के सामने मैच द फॉलोइंग करके भी आ सकते हैं। इधर नाम लिखे होंगे पुराने, इधर नए नाम लिखे होंगे, तो मैच द फॉलोइंग करके भी आ सकते हैं, इसलिए भी इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेशनल फ्लैग। अच्छा, ये इंडियन नेवी का जो इंसिग्निया है वो पहले क्या था? सेंट जॉर्ज क्रॉस था, एक रेड कलर का क्रॉस हुआ करता था, उसको हटा के अब क्या कर दिया गया है? नेशनल फ्लैग प्लस ब्लू ऑक्टागन। ये भी पूछा जा सकता है कैसा है? ऑक्टागन है, ब्लू कलर का ऑक्टागन है। किससे इंस्पायर्ड है? छत्रपति शिवाजी महाराज के जो नेवी का साइन था उससे इंस्पायर्ड ये साइन बनाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। एक ये इंडियन नेवी के अंदर आईएनएस अंजादीप को इंक्लूड किया गया है। आईएनएस अंजादीप क्या है, इसकी खासियत क्या है? कि ये शैलो वाटर क्राफ्ट है। ठीक है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। ठीक है, एंटी सबमरीन यानी कि जो शैलो वाटर, एक तो देखिए शैलो वाटर के अंदर, डीप वाटर के अंदर जो है शिप्स को चलाना आसान होता है, शैलो वाटर के अंदर शिप्स को चलाना बड़ा मुश्किल काम है। तो उसके अंदर इंडिया ने ये कैपेबिलिटी डेवलप की है अपनी, कि हम लोग आईएनएस अंजादीप को क्या कर सकते हैं? शैलो वाटर के अंदर ऑपरेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। तो इससे हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी तो बढ़ेगी ही, साथ में हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के पास एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। ठीक है, इसके अलावा जो आईएनएस अंजादीप से हम लोगों को एक और चीज देखने के लिए मिलती है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा बनाई गई है। यानी कि प्राइवेट प्लेयर कौन है इसके अंदर? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता, प्लस जो साथ में एल एंड टी शिपयार्ड कट्टापल्ली, इन दोनों ने मिलकर बनाई है। ठीक है, याद रखेंगे। लाइट वेट टॉर्पेडोज है इसके अंदर, इंडिजिनस एंटी सबमरीन रॉकेट्स हैं, शैलो वाटर सोनार है, 30 mm नेवल सरफेस गन है, ये याद रखेंगे। और 80% इंडिजिनसली बिल्ट है, यानी कि 80% कंपोनेंट्स इसके इंडिया में ही बने हैं। ठीक है, अगर आप लोग हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, लॉ पॉइंट से जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर सकते हैं, या इस नंबर पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। हम लोग लॉ पॉइंट में क्लैट, जुडिशरी यानी कि एचजेएस, पीसीएसजे, दोनों ही तरीके की जुडिशरी के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा
साइंस टेक का पोर्शन। साइंस टेक के साथ साथ ये वाला टॉपिक हमारे नेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़ा है, नेट ग्रिड। नेट ग्रिड क्या है? ये एक इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म यानी कि ये किस किस के बीच में इंटेलिजेंस शेयरिंग करेगा? तो 10 एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, उनके बीच में इंटेलिजेंस शेयरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकते हैं। ये लॉन्च तो होना था बहुत पहले, जो 26/11 का अटैक हुआ था ना 2008 में, उसके बाद ये लॉन्च होना था। 2009 में फॉर्मलाइज हो गया था, लेकिन ये लॉन्च हुआ है 2024 में। ठीक है, याद रखेंगे कब लॉन्च हुआ है, 2024 में। कौन कौन इसको यूज कर सकता है? इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि एनफोर्समेंट एजेंसीज, और सीएपीएफ में कौन कौन यूज कर सकता है? सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। उसके अलावा पुलिस इसको इस्तेमाल कर सकती है, स्टेट की पुलिस। सिर्फ ऑथराइज्ड यूनिट्स यानी कि जो एसपी रैंक से ऊपर होंगे, सिर्फ वही लोग इसको यूज कर सकते हैं। सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, उसका जो सेलेक्टेड यानी कि इंटेलिजेंस विंग जो है, सिर्फ वही इसको इस्तेमाल कर सकता है। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट किसी एजेंसी को नोटिफाई करता है, तो वो नोटिफाइड एजेंसी भी नेट ग्रिड को इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, ये किस किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा? आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका आधार कार्ड, आपका एयरलाइन ट्रैवल डेटा, एयरलाइन के अलावा भी कोई ट्रैवल डेटा है तो वो भी, बैंक के रिकॉर्ड्स, सोशल मीडिया अकाउंट अगर किसी इशू से रिलेटेड है तो, अदर और कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट डेटाबेस है तो वो भी इसके ऊपर शो होगा। ठीक है, इस डेटा को देखने के लिए इन एजेंसीज को कोई आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करने की जरूरत नहीं है, ये एजेंसीज आपका डेटा देख सकती हैं। ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या? नेट ग्रिड, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक ये ध्रुवा फ्रेमवर्क। ध्रुवा फ्रेमवर्क क्या है? ध्रुवा फ्रेमवर्क के अंदर जैसे आप लोगों का एड्रेस होता है ना, तो कई बार जैसे जो चिट्ठी लेके आता है, पोस्टमैन जो चिट्ठी लेके आता है, या कोई डिलीवरी वाला जो सामान लेके आता है, उसको कई बार एड्रेस ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। तो उसका सॉल्यूशन निकाला है इंडियन पोस्ट ने। इंडियन पोस्ट, जैसे अमेजोन वाले तो आपके घर पे आ जाते हैं, आपकी लोकेशन उनको मालूम होती है ना। जैसे जोमेटो वाले को आप अपनी लोकेशन शेयर करते हैं, है ना, वो आपके घर पे आ जाता है खाना लेके। तो इसी तरीके से इंडियन पोस्ट के अंदर भी अब यही सर्विस शुरू हो गई है। तो इसका नाम क्या है? ध्रुवा, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 के अंदर अमेंडमेंट करके ध्रुवा को लाया गया है। ये किस तरीके से काम करेगा? 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक पिन कोड होगा, जो डिजी पिन की तरह होगा, डिजी पिन की तरह होगा। और वो आपसे पहले पूछेगा, परमिशन लेगा कि उस सामने वाले को अपना एक्सेस देना है एड्रेस का या नहीं। ध्रुव इकोसिस्टम envision entitled like address service provider who would generate a proxy address or label, proxy address या label create कर दिया जाएगा। The label would then be authorized by the end user. End user जब तक उसको authorize नहीं करेगा वो यूज नहीं हो सकता। उससे क्या होगा, जब आप ऑथराइज कर देंगे तो आपके घर के 12 स्क्वायर किलोमीटर, जहां पर आप ऑथराइज करेंगे जिस लोकेशन को, उसके 12 स्क्वायर मीटर के एरिया में उसको पता चल जाएगा कि हाँ यहीं कहीं उसका आपका एड्रेस है। तो वो आपके घर पे जो चिट्ठी पहुंचाने में या इंडिया पोस्ट के द्वारा कोई भी डिलीवरी है उसको करने के लिए उसको आसानी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोगों का बड़ा बहुत ही बड़ा मिशन है एक इसरो के द्वारा। ठीक है, तो आदित्य L1 कहां पर है? लैग्रेंज 1 पॉइंट पर है। ठीक, अब इसने क्या नई चीज करी है? इसने ये देखा, देखिए ये आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं सीएमई। सीएमई यानी कि कोरोनल मास इजेक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कई बार हम लोग क्या बोल देते हैं? सन स्टॉर्म। तो सन स्टॉर्म भी इसको बोला जाता है। जब ये सन स्टॉर्म आता है तो हमारी जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ना,
उस मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंजेस होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इधर उधर होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड के इधर उधर होने से हम लोगों को जैसे नॉर्दर्न लाइट्स जिसको बोलते हैं वो भी दिखाई देती है ना। नॉर्दर्न लाइट्स जैसे हम लोगों को नॉर्थ पोल के आसपास अगर हम जाएं तो आसमान में रात को ग्रीन कलर की और बहुत ही खूबसूरत नॉर्दर्न लाइट्स दिखाई देती हैं, है ना, तो वो इसी के कारण दिखाई देती है। ठीक है, अब हुआ क्या कि 2024 के अंदर एक बहुत बड़ा सीएमई आया, सीएमई यानी कि कोरोनल मास इजेक्शन हुआ, ठीक है, जिसको नाम दिया गया गैनन्स स्टॉर्म। गैनन्स स्टॉर्म क्यों दिया गया? इसमें क्या हुआ, आदित्य L1 ने इसका पता लगाया कि इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर हुआ मैग्नेटिक रिकनेक्शन। मैग्नेटिक रिकनेक्शन यानी कि एक जो अलग चीज हुई कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये टूट के वापस से रिकनेक्ट हुई। तो उसका जो डेटा है वो किसने दिया? आदित्य L1 ने दिया, है ना। और क्या स्टडी किया इसने कि दो सीएमईज मिलके वो और बड़ा सीएमई और बड़ा कोरोनल मास इजेक्शन बन गए, जिसकी वजह से सबसे बड़ा 2024 में बहुत बड़ा क्या आया? सोलर स्टॉर्म आया, जिसको गैनन्स स्टॉर्म बोलते हैं। इट वॉज अनयूजुअल, और इसके लिए डेटा किसने प्रोवाइड किया? हमने प्रोवाइड किया, यानी कि आदित्य L1 ने प्रोवाइड किया। तो ये जो मैग्नेटिक रिकनेक्शन रीजन था, इट वॉज ऑलमोस्ट 100 टाइम्स बिगर देन अर्थ। अर्थ से भी 100 गुना बड़ा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लैग्रेंज 1 क्या होता है, लैग्रेंज 2 क्या होता है। तो उसके लिए देख लेते हैं एक बार लैग्रेंज पॉइंट्स क्या होते हैं। लैग्रेंज पॉइंट्स क्या होते हैं, इसमें अगर आप लोगों को क्लियर दिखाई दे, इसमें दिखाई दे जाएगा क्लियर, है ना। तो जैसे ये अर्थ है, और वैसे आप देखिए बेसिकली ये समझिए लैग्रेंज पॉइंट होते हैं इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट्स। लैग्रेंज पॉइंट यानी कि जहां पर दो बड़े मासेस हैं, उनके ग्रेविटेशन को इक्विलिब्रियम कहां पर मिल रहा है, उनके दोनों के ग्रेविटेशनल पुल के एक सेंटर कहां पर बन रहा है, तो उसको बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट। तो लैग्रेंज पॉइंट अर्थ और सन के बीच में जो है L1 है, जहां पर आदित्य L1 है। उसके अलावा L2 अर्थ के पीछे है ना, सन इधर है, L2 पीछे है। यहां पर जेम्स वेब टेलीस्कोप यहां पर है L2 पॉइंट पर। L5 L4 ये एस्टेरॉइड्स के स्टडी के लिए यूज होते हैं। सन की स्टडी के लिए L1 पॉइंट यूज होता है। एक ये L3 पॉइंट होता है, ठीक है, जो सन के बैक साइड में है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोकसभा ने क्या पास किया, लोकसभा ने राज्यसभा ने दोनों ने एक बिल पास किया जिसका नाम है शांति बिल। शांति बिल क्या है? शांति बिल का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, अब ये शांति बिल के स्पेसिफिकेशंस देखने से पहले कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए, हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे, ब्रीफ में देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया ने जो है इंटरनेशनल सैंक्शंस और इंटरनेशनल प्रेशर को झेलते हुए किस तरीके से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। अब ये न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ये हमारी आज़ादी से पहले ही शुरू हो गया था, यानी कि 1947 से पहले ही हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हो गया था, और इसके विजनरी थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने 1944 में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट को एक लेटर लिखा। ठीक है, तो उसके अंदर जो लेटर लिखा, उस लेटर में न्यूक्लियर पावर की इंपॉर्टेंस को बताते हुए उन्होंने वो लेटर लिखा। तो उनके वो लेटर लिखने के बाद 1945 में अगले साल ही टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एस्टेब्लिश हो जाती है, टिफ्र। उसके बाद 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बन जाता है। 1954 में आजादी के जस्ट बाद एटॉमिक एनर्जी कमीशन, और 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं कि किस तरीके से ये डेवलपमेंट हुआ। इन्होंने जो इनकी डॉक्ट्रिन थी, जो डॉक्टर होमी भाभा का मानना था कि पीसफुल पर्पस के लिए यूज करेंगे, सेल्फ रिलायंस के लिए यूज करेंगे, है ना, क्योंकि एनर्जी नीड्स आने वाले समय में बढ़ेंगी देश की, तो उसके लिए हम यूज करेंगे, पीसफुल पर्पस के लिए यूज करेंगे, और थोरियम बेस्ड फ्यूल साइकिल बनाएंगे। ये सबसे बड़ा मिशन था। ठीक है,
थोरियम बेस्ड। अभी हम लोग इसके ऊपर ऑलमोस्ट हम लोग इसको बना चुके हैं, है ना। अभी पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा फंक्शनल नहीं है, हम लोग इसको बना चुके हैं। अब देखते हैं कि किस किस तरीके से ये डेवलपमेंट हुआ। 1950-60s के अंदर जब नेहरूवियन एरा था, उस समय पर सबसे पहला, एशिया का सबसे पहला रिएक्टर इंडिया के अंदर लगता है। ये हमने ब्रिटिश की असिस्टेंस से लगाया, इसका नाम था अप्सरा रिएक्टर। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद लगता है साइरस रिएक्टर 1960 में। 1960 में साइरस रिएक्टर को लगाने के लिए हमने यूएसए और कनाडा से हेल्प ली। तो यूएसए और कनाडा की हेल्प से हमने क्या लगाया, साइरस रिएक्टर, ठीक है। नेहरू जी का मानना था कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए, यानी कि न्यूक्लियर जो है वो वेपन की, न्यूक्लियर पावर वेपन की तरह यूज नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ पीसफुल पर्पज के लिए यूज होना चाहिए। ऐसा उनका शुरुआत में मानना था, लेकिन बाद में उनके व्यूज बदल गए थे, ठीक है। उसके बाद 1957 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बन जाती है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का क्या काम है, ये सर्वेलेंस रखती है कि कौन सा देश एटॉमिक एनर्जी बना रहा है, कोई उसको गलत तरीके से इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। अभी लास्ट ईयर ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला किया था, तो वो IAEA की रिपोर्ट के ऊपर ही किया था। इन्होंने कहा था कि 60% यूरेनियम जो है एनरिच कर चुका है ईरान, और वो न्यूक्लियर वेपन बनाने के बिल्कुल करीब है। तो इसलिए अमेरिका ने हमला किया था, क्योंकि IAEA की रिपोर्ट ऐसा कहती थी, ठीक है। उसके बाद एक आती है PTBT। PTBT यानी कि पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी क्या करती है कि इन्होंने कहा कि भाई जितने भी हम लोगों ने, हम 4-5 देशों ने जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन रहेगा, लेकिन हम पार्शियली बैन कर देते हैं किसको, टेस्ट को। और एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस, अंडर वाटर, कहीं पर भी टेस्ट नहीं किया जा सकता। इंडिया ने इसके ऊपर साइन कर दिया, PTBT के ऊपर। लेकिन इसका एक लूप होल था कि अंडरग्राउंड, तो इसने बोला ही नहीं कि अंडरग्राउंड टेस्ट नहीं किया जा सकता। तो अंडरग्राउंड टेस्ट चूंकि अलाउड था, तो 1964 के अंदर चाइना ने अपना न्यूक्लियर बम बना लिया। हमने PTBT पे साइन किया, चाइना ने न्यूक्लियर बम बना लिया। हमारे पड़ोसी ने, जिसके साथ हमारा 1965 में युद्ध भी हुआ, हमारे रिश्ते खराब चल रहे थे, तो इंडिया को भी अब प्रेशर था कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 1964 में चाइना ने बनाया, और 1968 में आ जाता है NPT। NPT क्या है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये क्या कहता है कि भाई जिसने हमने बना लिया न्यूक्लियर वेपन, अब हम किसी को प्रोलिफरेट नहीं करेंगे। प्रोलिफरेट नहीं करेंगे यानी कि बहुत ज्यादा तेजी से न्यूक्लियर पावर को, न्यूक्लियर वेपन को बढ़ने नहीं देंगे, ठीक है। तो उसके अंदर USA, रशिया, UK, फ्रांस और चाइना था, ठीक है। ये लोग पहले ही टेस्ट कर चुके थे। इन्होंने कहा कि भाई जो 1 जनवरी 1967 से पहले टेस्ट कर चुका है, बस उन्हीं के पास न्यूक्लियर पावर रहेगी, उसके अलावा किसी के पास न्यूक्लियर पावर नहीं रहेगी। AIEA के सेफगार्ड्स को मैंडेटरी कर दिया गया। आर्टिकल 6 कहता है कि भाई ये लोग भी डिसआर्मामेंट करेंगे, यानी कि डिसआर्म करेंगे, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर देंगे। लेकिन कब खत्म कर देंगे, कब खत्म करना शुरू करेंगे, कब तक खत्म कर देंगे, कोई इसके अंदर टाइमलाइन फिक्स नहीं की गई। इसलिए इंडिया ने इसके ऊपर साइन नहीं किया, ये कहते हुए कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि जिन्होंने न्यूक्लियर पावर बना लिया उनके लिए तो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जिन्होंने अभी न्यूक्लियर पावर नहीं बनाया उनको रोक रहा है बनाने से, ठीक है। इंडिया किसके सपोर्ट में है, यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट। यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट यानी कि सब लोग डिसआर्म कर दें। फिर 1974 में देखिए, 1968 में ये होती है NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। 1974 में हम लोग कर लेते हैं पोखरण 1। इट वॉज पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, इसका नाम याद रखेंगे, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा, याद रखेंगे। इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, और इसी के चलते क्या बनता है, NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप किस लिए बनता है, ये कहते हैं कि भाई जिनके पास न्यूक्लियर है, हम लोग सिर्फ आपस में सप्लाई करेंगे, कोई बाहर सप्लाई नहीं करेगा। इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लग जाते हैं,
इंडिया के ऊपर एनएसजी ग्रुप के सैंक्शंस के अलावा वेस्टर्न सैंक्शंस, वो ट्रेड के सैंक्शंस, वो सारे सैंक्शंस लग जाते हैं इंडिया के ऊपर कि कोई भी यहाँ पर न्यूक्लियर डील नहीं करेगा, कोई इनको न्यूक्लियर एनर्जी सप्लाई नहीं करेगा। इसका फिर इसके बाद एनएसजी के बाद सैंक्शन एरा चलता है काफी लंबे समय तक। उस समय हम लोग क्या करते हैं, अपना इंडिजिनस रिएक्टर को डेवलप करते हैं। कौन सा वाला? PHWR, प्रेशर्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। प्रेशर्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स को डेवलप करने में राजा रमन्ना, PK अयंगर और अनिल ककोडकर, इनका नाम याद रखेंगे। इन 3 साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है। भाभा का विजन, डॉक्टर होमी भाभा का विजन क्या था कि हम लोग PHWRs यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, प्रेशर्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, फिर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स जिसमें प्लूटोनियम का यूज होगा, और थोरियम साइकिल जिसको अब हम लोग काफी हद तक डेवलप कर चुके हैं। ठीक है। उसके बाद आता है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम 1987। इंडिया इज मेंबर ऑफ इट। इंडिया हालांकि 2016 में इसका मेंबर बनता है। फिर एक कन्वेंशन ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ठीक है। फिर आता है CTBT। CTBT 1996 में बनता है और CTBT के अंदर क्या था कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, किसी भी तरीके का, चाहे वो सिविल हो चाहे वो मिलिट्री हो, कोई न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन्स नहीं कर सकता। ठीक है। ये अभी तक लागू नहीं हुआ क्योंकि इसका एनेक्स्चर सेकंड क्या कहता है कि जब तक 44 कंट्रीज इसको रेटिफाई नहीं कर देंगी तब तक ये लागू नहीं होगा, और अभी तक 44 कंट्रीज ने इसको रेटिफाई नहीं किया है। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, USA, नॉर्थ कोरिया, इनमें से किसी ने भी इसको रेटिफाई नहीं किया है। इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी। ठीक है। इसके बाद होता है 1998 में पोखरण 2। श्री अटल बिहारी वाजपेयी उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे और डी फैक्टो इंडिया क्या बन जाता है? न्यूक्लियर पावर बन जाता है। न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल हमने किसके लिए किया? हमने हमेशा डेटरेंस के लिए किया। हमारा इंडिया का विजन रहा है, इंडिया का एक तरीके से पॉलिसी रही है कि हम लोग कभी भी फर्स्ट यूज नहीं करेंगे न्यूक्लियर पावर का। ठीक है। तो इन सब चीजों को देखते हुए, अच्छा, उस समय पर जब हमने ये किया, पोखरण 2 किया, जिसके अंदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लीडर थे उस समय पर इस प्रोग्राम के, है ना। एक सीरीज थी पूरी न्यूक्लियर ब्लास्ट की, न्यूक्लियर टेस्ट की। ठीक है। तो उसके बाद ग्लेन अमेंडमेंट सैंक्शंस लग जाते हैं USA के। उसके अलावा एड, लोन, टेक्नोलॉजी एम्बार्गोज लग जाते हैं इंडिया के ऊपर। कब लग जाते हैं? 1998 में सैंक्शंस लग जाते हैं बहुत भारी भारी, और 1998 से लेकर 2005 तक जब इंडिया उसको प्रोलिफरेट नहीं करता, हम किसी को वो टेक्नोलॉजी नहीं देते और उस टेक्नोलॉजी का सेफली इस्तेमाल करते हैं, कोई एक्सीडेंट इंडिया के अंदर नहीं होता, कहीं लीकेज नहीं होता न्यूक्लियर का। तो उसके बाद क्या होता है कि 2005 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और जॉर्ज W बुश राष्ट्रपति थे USA के, तो एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी होता है और 2008 में NSG के वेवर्स हट जाते हैं। एक तरीके से इंडिया को एक्सेप्शन बनाया जाता है। किसका? NPT का। हमने NPT पे साइन नहीं किया अभी तक भी, लेकिन तब भी हम क्या हैं? NSG के वेवर्स हमारे ऊपर नहीं है, लोग हमें न्यूक्लियर सप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई। उसके अलावा एक है ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, 2017 की ट्रीटी है और इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ इट। ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब हमारे ऊपर से सैंक्शंस हट गए 2008 में और आज हो गया 2026, तो 2026 तक हमारे को कोई भी सप्लाई बहुत ज्यादा क्यों नहीं करता? क्योंकि 2010 में हमने लॉ बनाया कि जो सप्लायर होगा, अगर हमारे यहां कोई भी न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है ना, तो जो सप्लायर होगा उसकी भी लाइबिलिटी होगी, है ना, उसकी भी लाइबिलिटी होगी। तो उस लाइबिलिटी को देखते हुए कोई भी हमें सप्लाई नहीं करता है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हमारी सरकार क्या लेके आई? शांति बिल। और इस शांति बिल को अब हम लोग देखेंगे किस तरीके से ये हमारे लिए फ्यूचर में इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। एक तो देखिए हमारी कैपेसिटी आज भी 8.8 गीगावाट है सिर्फ, जबकि आपको मैं बताऊं डॉक्टर होमी भाभा का जो विजन था वो ये था कि 1980 में हम लोग लगभग 2000 किलोवाट बिजली न्यूक्लियर पावर से उत्सर्जित करेंगे। ठीक है, तो 1980 का विजन आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक, उसके अलावा देखिए ये एक्ट क्या कहता है, ये एक्ट कहता है एक तो जैसे इंडिया के अंदर क्या है ना कि बहुत ज्यादा जो जितनी भी न्यूक्लियर पावर है वो सब कौन हार्नेस करता है, वो सब गवर्नमेंट ही हार्नेस करती है, गवर्नमेंट ही न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाती है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर इन्वेस्टमेंट का प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनको भी यहां पर मौका दिया गया है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इसके अंदर हो सकता है। उसके अलावा कैप ऑन लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी है उसके ऊपर कैप लगाया गया कि आप अगर कोई एक्सीडेंट हो भी जाता है तो अगर आपने एसएमआर लगाया है यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगाया है तो कैप क्या होगी, 100 करोड़ की लाइबिलिटी होगी। अगर लोगों का नुकसान होता भी है तो आप कंपनी ओनर को कितना पैसा भरना होगा, 100 करोड़ रुपए मैक्सिमम भरना होगा। अगर बड़ा यूनिट लगाया है तो 3000 करोड़ तक की, मैक्सिमम 3500 करोड़ तक की लाइबिलिटी का इसके अंदर प्रावधान किया गया है। ठीक है, मीडियम वालों के लिए 3500 करोड़ तक की लाइबिलिटी का प्रावधान किया गया है। अब यहां पर यह समस्या कि अगर लोगों का नुकसान होता है, अगर रेडिएशन से लोगों को इंजरी होती है तो उनको उनका लीगल राइट है कि वो डैमेजेस को क्लेम कर सके। तो वो डैमेजेस उनको कहां से मिलेंगे? ऐसा नहीं है कि 100 करोड़ रुपए अगर खत्म हो गए तो डैमेजेस नहीं मिलेंगे, डैमेजेस मिलेंगे। कहां से मिलेंगे? न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल और न्यूक्लियर लाइबिलिटी फंड, यहां से उनको बाकी का पैसा मिलेगा। ठीक है, और वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर अभी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें हालांकि जो अपोजिशन है यानी कि जो सरकार के अपोजिशन में बैठे हैं वो लोग कह रहे हैं कि ये 3000 करोड़ की क्यों लाइबिलिटी को फिक्स कर दिया, कैप क्यों लगा दिया। फुकुशिमा का कह रहे हैं कि 700 बिलियन का लॉस हुआ था उसके अंदर फुकुशिमा में। चेरनोबिल का एग्जाम्पल दे रहे हैं, चेरनोबिल एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, फुकुशिमा भी एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट है। ठीक है, तो इनके बारे में भी किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि आपने अकाउंटेबिलिटी को वीकन किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को देखते हुए अगर देखिए 2-3 चीजें हैं। एक तो हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को भी बचा के रखना है, यानी कि हमें जो एनर्जी नीड्स हैं उनको भी फुलफिल करना है, और साथ में हमें नॉन फॉसिल फ्यूल की तरफ भी शिफ्ट करना है। हम लोग फॉसिल फ्यूल्स का बहुत ज्यादा समय तक इस्तेमाल करते नहीं रह सकते, हम लोग कोल बेस्ड एनर्जी को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते नहीं रह सकते, क्योंकि अगर हम उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते रहेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट जो है वो खराब हो जाएगा, है ना। AQI वैसे ही बहुत खराब है और खराब हो जाएगा। तो उसका क्या सॉल्यूशन है? उसके 2 सॉल्यूशन है, या तो हम एनर्जी को इंपोर्ट करें। अगर हम एनर्जी को इंपोर्ट करेंगे तो हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उसका एक और सॉल्यूशन है कि हम लोग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को डेवलप करें। अच्छा, कई लोग यहां पर एक और आर्गुमेंट देते हैं कि हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग सोलर और विंड एनर्जी का इस्तेमाल करें। तो सोलर और विंड एनर्जी अपनी जगह ठीक है, अच्छी है, लेकिन वो हमारी एनर्जी नीड्स को बहुत ज्यादा फुलफिल नहीं कर सकती। ठीक है, तो हमें अगर एनर्जी नीड्स को फुलफिल करना है और हमें अपने एनडीसीज यानी कि नेशनली डिक्लेयर्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस पेरिस एग्रीमेंट के अनुसार फुलफिल करने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा, उसके ऊपर रिलाय करना पड़ेगा। यह बात सच है कि न्यूक्लियर पावर जो है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ना, या न्यूक्लियर एक्सीडेंट का खतरा जो है ना, वो प्रेजेंट भी है और एब्सेंट भी है। आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बराबर में रहने वाले लोगों से पूछो कि क्या उनको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से डर लगता है, या यूपी के अंदर नरोरा पावर प्लांट है, क्या उनको नरोरा पावर प्लांट से डर लगता है? नहीं। ये खतरा एब्सेंट है लेकिन उतना ही प्रेजेंट है, कभी भी हो सकता है। तो खतरा प्रेजेंट है, ये बात सत्य है, और एब्सेंट भी है। लोगों की आंखों से ओझल है, बहुत ज्यादा लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो
ये एक इंपॉर्टेंट बिल है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग मेंस में भी इसके ऊपर अच्छा आंसर लिख सकते हैं और प्रीलिम्स में आता है तो आप लोग इसके पॉइंटर्स याद रखेंगे। याद रखेंगे तो आपको कोई समस्या इसमें नहीं आने वाली। आप लोगों को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। उसके अलावा ये इसरो का LVM-3 रॉकेट एक ये लॉन्च किया है हमने यूएसए की एक सैटेलाइट को। कौन से सैटेलाइट को लॉन्च किया है यूएसए की? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, बल्कि अगर कहा जाए तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में काम करने वाली, कम्युनिकेशन के ऊपर काम करने वाली लार्जेस्ट सैटेलाइट है। कहां से छोड़ा गया? वही सतीश धवन स्पेस सेंटर, लॉन्च पैड 2, श्रीहरिकोटा। ठीक है, LVM-3 लोअर अर्थ ऑर्बिट, यानी कि अर्थ से 400 किलोमीटर की हाइट पे इसका प्रक्षेपण, यानी कि इसको ऑर्बिट में प्लेस किया गया। ठीक है, किसको? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। याद रखेंगे। LVM-3 क्या है? LVM-3 हमारा सबसे ज्यादा पेलोड ले जाने वाला, सबसे हैवी पेलोड ले जाने वाला लॉन्च व्हीकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 क्या करता है और लॉन्च व्हीकल कैसे कैसे होते हैं हमारे, उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन आ सकता है यहां से कि ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 क्यों यूनिक है, इसके अंदर क्या खासियत है? ये आपके स्मार्टफोन को सैटेलाइट फोन बना देगा। सैटेलाइट से सीधे आपका कनेक्शन होगा, यानी कि जैसे अभी हम लोग मान लीजिए एयरटेल का या नोकिया का, मतलब नोकिया का नहीं, एयरटेल का या वोडाफोन का या जियो का हम लोग सिम यूज करते हैं। तो मान लीजिए यहां पर हमारा फोन है, तो ये क्या होता है कि यहां पर एक टावर लगा होता है। इस टावर से सिग्नल जाता है कहां पर? सैटेलाइट में। सैटेलाइट से सिग्नल यहां आता है, इससे सिग्नल यहां आता है। अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां से ऐसे जाएगा, यहां से ऐसे जाएगा, यहां से किसी और टावर के ऊपर जाएगा और वहां पर आपका जहां दोस्त बैठा होगा उसके हाथ में जो फोन होगा, उस टावर से उसके फोन में आपकी बात जाएगी। ये पूरा प्रोसीजर होता है। ठीक है ना? तो अब इसको बाईपास कर देगा कौन? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। वो क्या करेगा कि इस टावर की जरूरत नहीं है। आप यहां पर हैं, आपके हाथ में आपका फोन है, सीधे आपका सैटेलाइट से कनेक्शन है। इसके लिए आपको सैटेलाइट फोन की जरूरत भी नहीं है, आपका स्टैंडर्ड स्मार्टफोन ही इसका काम कर देगा। क्या क्या कर देगा ये? 4G 5G वीडियो कॉल्स, वॉइस कॉल, टेक्स्ट, डेटा स्ट्रीमिंग, और कहीं भी कहीं। एक तो इसके साथ ये समस्या नहीं है कि आसपास टावर है या नहीं, तो उसके हिसाब से सिग्नल आएंगे, है ना? सैटेलाइट से सीधे सिग्नल आ रहे हैं, तो जंगल में, पहाड़ में, नदियों में, कहीं भी आपके पास सिग्नल आएगा इसका। ठीक है, लार्जेस्ट LEO कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। और उसके अलावा देखिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तरीके से ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ तो हमें बढ़ाता ही है, या विकसित भारत 2047 विजन की तरफ तो हमें बढ़ाता ही है, साथ में हमारा जो कॉमर्शियल सैटेलाइट स्पेस है उसके अंदर इसरो की प्रेजेंस को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। एक प्रॉमिसिंग वो देता है कि हम बहुत ज्यादा पेलोड भी आपका स्पेस में पहुंचा सकते हैं। तो 8 से 10 टन कैपेबिलिटी है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाहुबली रॉकेट। याद रखेंगे, LVM-3 का एक नाम बाहुबली रॉकेट भी है या गगनयान रॉकेट भी है। यही रॉकेट है जो गगनयान को स्पेस में लेकर जाएगा, लोअर अर्थ ऑर्बिट में लेकर जाएगा गगनयान को। ठीक है, याद रखेंगे। अब देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से लॉन्च व्हीकल्स हैं। सबसे पहले PSLV। PSLV 2025 में एक जो मिशन था वो फेल हो गया PSLV का। उसके बाद 2026 में जब हम दोबारा उसको भेज रहे थे EOS, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को, तो 2026 में वो फिर से फेल हो गया। ठीक है, लेकिन इसको क्या बोला जाता है? वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। सबसे ज्यादा काम करने वाला है ये। कैसा इंजन है इसका? सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह के ईंधनों को, यानी कि फ्यूल को ये यूज करता है। 1.4 टन की पेलोड कैपेसिटी है। पेलोड कैपेसिटी इन LEO 1.7 टू 1.9 टन की है। ऑर्बिट्स LEO SSO क्या होता है?
सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट और लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजने के लिए पीएसएलवी का इस्तेमाल किया जाता है, और प्राइमरी मिशन पोलर और एलईओ ऑर्बिट्स के लिए होते हैं इसका इस्तेमाल जो होता है ना। फिर उसके बाद आता है जीएसएलवी MK2। जीएसएलवी MK2 मीडियम टू हैवी लोड ले जाता है, 2.5 टन तक का वेट ले जा सकता है स्पेस में, और उसके जीटीओ में यानी कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। और अगर हम एलईओ की बात करें तो एलईओ में 5 टन तक वेट ले जा सकता है। सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक तीनों तरह के फ्यूल को इस्तेमाल करता है, इंडिजिनस है, ठीक है। क्या क्रायोजेनिक स्टेज जो है इंडिजिनस CE 7.5 है, ठीक है। गेटवे टू जीईओ बोलते हैं इसको, ठीक। बैकबोन टू गगनयान बोलते हैं किसको, LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है। ह्यूमन को ले जाने के लिए है, सिर्फ यही वाली है LVM-3 हमारे पास। हैवी पे ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और हैवी पेलोड्स को ले जाने के लिए है। एलईओ या डीप स्पेस मिशंस के लिए है, 8 टन तक वजन ले जा सकती है। कहां पर, जीटीओ में, एलईओ में, और 4 टन तक जीटीओ में। जीटीओ यानी कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, ठीक है। सॉलिड बूस्टर, लिक्विड कोर और क्रायोजेनिक फ्यूल का ये इस्तेमाल करती है। CE-20 हाई थ्रस्ट इसका इंजन है, और ये ह्यूमन रेटेड है, ठीक है। इसका नाम याद रखेंगे, इसका नाम गगनयान रॉकेट या बाहुबली रॉकेट भी है, ठीक है। उसके अलावा एक ये SSLV है। SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को बोलते हैं। छोटी सैटेलाइट अगर भेजनी है एलईओ में, इसका क्या फायदा है कि हम लो कॉस्ट में भी, कम पैसे में भी किसी की सैटेलाइट को LEO लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेज सकते हैं। लोअर अर्थ ऑर्बिट कहां होता है, 400 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो अभी डेवलप हो रही है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, अभी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, हैवी लिफ्ट के लिए है और रीयूजेबल है, पर्टिकुलरली, है ना, रीयूजेबल होगा। एक ये होगा और एक ये है RLV लेक्स, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लेक्स। ये स्पेस प्लेन लाइक सिस्टम्स के लिए होगा, स्पेस में प्लेन, स्पेस स्टेशन ले जाने के लिए स्पेस के अंदर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, रीयूजेबल कैपेबिलिटी के साथ होगा। और SLV-3 यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 को हम लोग रिटायर कर चुके हैं, ये हमारा पहला लॉन्च व्हीकल था। उसके अलावा ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसको भी हम लोग रिटायर कर चुके हैं, ये पुरानी टेक्नोलॉजीज पे आधारित है। तो यहाँ पर हमारे डिफेंस और साइंस टेक से रिलेटेड सारे टॉपिक्स खत्म होते हैं जो दिसंबर महीने में इंपॉर्टेंट रहे, दिसंबर 2025 में। मेरा नाम ऋषिराज त्यागी है, आई एम साइनिंग ऑफ। आप लोग अगर हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ ये हमारा QR कोड है, इस पे आप लोग व्हाट्सएप पे हमको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।